हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कंडक्टर और इंसुलेटर को अच्छे से देखा था। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखेंगे कंडक्टर पे किस तरीके का कंडक्टर है, क्या ये स्मूथ कंडक्टर या रेगुलर कंडक्टर है, या हो सकता है कि आपके पास जो कंडक्टर हो वो इरेगुलर हो और स्मूथ ना हो, तो क्या इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या वो सेम होता है, ये देखेंगे आज हम लोग। तो इसके लिए हम लोग एक जो कंडक्टर का बेसिक डेफिनेशन था उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो देखो, पहला टॉपिक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, ये क्लियर है। सिंगल कंडक्टर पे हम लोगों को मालूम है कि चार्ज जो है वो रिसाइड्स होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये पहले वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी नोन था, बता चुके हैं कि आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, कंडक्टर का कुछ डेफिनेशन है जो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से हम लोग डील करेंगे। क्या बोलता है कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अलाउ करता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली फ्लो होने का। कहाँ पर, पार्टिकल टू पार्टिकल। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज कंडक्टर होता है ना बस में, है ना, तो हम लोग बस को क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, सपोज बस हमारा क्या एक मटेरियल है। क्लियर है, मतलब क्या है, कंडक्टर है, और ये क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है पैसेंजर को आने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पैसेंजर है। क्लियर, तो पैसेंजर को अलाउ कर रहा, और आने के बाद वो बोल रहा है कि फ्रीली होकर बैठ जाओ, सीट्स है पूरा खाली, जाके आराम से बैठो। तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, सीट्स। ठीक है, ये सीट्स अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या, पैसेंजर आराम से जाएगा, फ्रीली बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बस है जो अलाउ कर रहा, परमिट कर रहा है किसको, पैसेंजर को, कि जाके आराम से सीट पकड़ लो, बैठ जाओ, बहुत सारा सीट है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। दूसरा वाला जो पार्ट है कि इफ़ चार्ज इज़ ट्रांसफर्ड एट अ गिवन लोकेशन, इसको समझना है कि चार्ज अगर ट्रांसफ़र होता है एक सिंगल पॉइंट पे, लोकेशन पे, चार्ज इज़ क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस एंटायर सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट अंटिल द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमाइज्ड। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यहाँ से देखो, हटाते हैं इसको। ठीक है, देखो इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका है। सपोज़ अभी हमारे पास जो बस है, बस के गेट के पास पैसेंजर जाने लगा तो भीड़ हो जाता है, यहाँ थोड़ा क्राउड हो गया। ठीक है, तो एट अ गिवन लोकेशन का मतलब ये समझो कि जो चार्ज है जब ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, मतलब गेट के पास आकर पैसेंजर खड़ा हो गया तो भीड़ बढ़ गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो। तो ऐसा जाने का मतलब, चलने का मतलब ये समझो कि ये इसके बाद गिवन लोकेशन आने के बाद, क्राउडेड हो जाने के बाद गेट के पास चार्ज क्या होता है, इज क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैसेंजर का क्विकली, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को पुश करके, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करके, चलो चलो चलो। तो यहाँ पर कौन सा लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जब लग रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने के बाद क्या हो रहा है, पूरा एंटायर सरफेस पे जाके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाता है। और यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा तो सब लोग जाके अपना 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 सीट पकड़ लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, क्लियर, फोर्स ऑफ अक्रॉस एंटायर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कब, जब तक के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स क्या हो जाए, मिनिमम नहीं हो जाए। मतलब दो पैसेंजर एक साथ में है तो बोलो चलो यार आगे चलो आगे चलो आगे चलो, एकदम जाओ अपना सीट पकड़ो, वो अपना सीट पकड़ो। जब अपना अपना सीट पकड़ लिया तो उस वक्त जो फोर्स है वो कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। क्लियर, चलो तो सिंपल एग्जांपल हम लोग दिए। हम लोग इसमें क्या समझे कि कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता है, परमिट करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेने का और फ्रीली मूव करें। मतलब बस है, बस के अंदर पैसेंजर परमिट होंगे और वो फ्रीली बैठ सकते हैं। जब बस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या पैसेंजर का ट्रांसफ़र होता है तो गेट के पास आके भीड़ लग जाती है। उसी तरीके से जब किसी भी कंडक्टर पे चार्ज दिया जाता है तो वहाँ पर भीड़ लग जाता है। तुरंत लगने के बाद क्या होता है, क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसी तरीके से बस के गेट पे जब भीड़ लगेगी तो इधर से बोलता है चलो 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 आगे चलो आगे चलो, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन के बाद वो सारे लोग सीट पे बैठ गए, और सीट पर बैठने के बाद उस टाइम पर फोर्स कैसा लग रहा था, मिनिमम हो रहा था। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो अपार्ट होकर कैसा उस वक्त फोर्स लगता है, सबसे मिनिमम। क्लियर हो गया? चलो तो एकदम सिंपल डायग्राम से देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज़ ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको टच किया गया है एक न्यूट्रल बॉडी से। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है, अब क्या हो रहा है, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स को देखो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एक दूसरे को पुश करेगा आगे, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है यहाँ पर। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसकी वजह से क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, ट्रांसफ़र हो रहा। तो ये ट्रांसफ़र हुआ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर। अब ये आकर एक जगह बैठा हुआ है ना, एक जगह आ गया। सपोज़ वही बस के गेट के पास क्या हुआ, पैसेंजर आकर बैठ गया। अब यहाँ पर चार्जेस जो है, ये चार्जेस स्टार्ट्स क्या करेगा, रिपेल ईच अदर करना स्टार्ट किया, एंड मूव्स। उसके बाद क्या होगा, चार्जेस स्टार्ट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करने लगा, और अब उसका मूवमेंट होगा। अब जैसे ही मूवमेंट होगा, ये पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, इसके इंटायर सरफेस पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस तरीके का हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया। कहाँ पर हुआ, इसके सरफेस पे। कैसे सरफेस पे, इसके आउटर सरफेस पे हुआ, इनर नहीं। कहाँ पर, इसके आउटर सरफेस पे। पहला जो सवाल था वो यही था कि चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्टर पे, वो कहाँ होता है। तो ये हम लोगों को मालूम है कि जब चार्ज दिया जाता है तो इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रिपल्शन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, चार्जेस स्टार्ट्स रिपेल ईच अदर, और लास्ट वाले क्लास में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये समझ में आया? ये जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर अगर स्मूथ है और रेगुलर है, मतलब यूनिफॉर्म शेप का, एकदम फिक्स्ड है, लाइक स्फेयर, तो स्फेयर है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में चार्ज क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक सवाल उठता है कि अगर सेम रेडियस का हॉलो एंड सॉलिड स्फेयर आपके पास प्रेजेंट है, समझ में आ रहा बात को, दो तरीके का स्फेयर, एक हॉलो और एक सॉलिड, और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, रेडियस सेम, मतलब दोनों का क्या है, साइज क्या है यहाँ पर अभी सेम है। तो क्या होगा, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, किसी पर ग्रेटर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हॉलो पे ग्रेटर हो जाएगा या फिर सॉलिड। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि अगर हम हॉलो बना रहे हैं शेप सपोज, तो हॉलो शेप का रेडियस आर, और दूसरा वाला भी जो है वो सॉलिड है, अंदर मटेरियल है, और उसका भी रेडियस क्या है, आर। लेकिन जो इसका आउटर सरफेस का डायमेंशन है, आउटर सरफेस का जो डायमेंशन है वो तो सेम है। तो चार्ज को जो आना है इसके आउटर सरफेस पे आना है, तो जितना इसका डायमेंशन है उतना ही सॉलिड स्फेयर का, जितना हॉलो का है उतना ही सॉलिड स्फेयर। तो चार्ज को इसी पर बैठना है। ठीक है, अब सपोज वैसे ही समझते कि एक सीट है, अगर एक सीट पूरा गद्देदार है, लेंथ उतना ही है, और एक सीट है जो थोड़ा फटा हुआ है, लेकिन इंसान को जो बैठना है, जो पैसेंजर को जो बैठना है, उसी गद्दे पे बैठना है। ठीक है, वही एक बैठेगा, उस पर भी एक बैठ रहा है, गद्देदार वाले पे भी और फटे हुए वाले सीट पर भी। उसी तरीके से चार्ज अगर हम इस पर फेंक रहे हैं तो इसके आउटर सरफेस पे आके बैठ, इसीलिए सेम रेडियस का अगर रहता है, साइज अगर सेम है, तो चार्ज जो होल्ड करेगा, चार्ज होल्ड बाय बोथ स्फेयर, वो कैसा होगा, विल बी सेम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया क्यों हो रहा है, इसका रीज़न समझ में आया, आउटर सरफेस का डायमेंशन सेम है। चलो एक एग्जांपल आता है कि सोप बबल जो है, ठीक है, सोप बबल पर को अगर हम लोग चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है, किसी तरीके का भी चार्ज किया, इधर निगेटिवली या पॉजिटिवली, अगर बॉडी ये सोप बबल को चार्ज करते हैं तो ये क्या होता है, एक्सपैंड करता है। क्या होता है, एक्सपैंड करता है। रीज़न से समझो कि ये एक छोटा सा था पहले, अभी पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, तो ये क्या होगा, दूसरे को रिपेल करेगा,
और रिपेल करेगा तो इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। ये पहले वाले लेक्चर्स में भी हम इसको डिटेल में बताएं। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, ये हो रहा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा, क्लियर हुआ। फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा तो ये और बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, अब देखते हैं हम लोग इर्रेगुलर शेप के लिए। अभी तो हम लोग रेगुलर शेप के लिए देख लिए, रेगुलर शेप में अब हम लोग देखते हैं कि इसमें इर्रेगुलर शेप, ठीक है। इरेगुलर शेप क्या होगा, दोनों में अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक चीज़ क्लियर है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी कंडक्टर में, आइदर रेगुलर हो या इरेगुलर, ये आउटर सरफेस पे होगा। ये कंफर्म हो गया आपका, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या इसका अमाउंट जो है, वो चार्ज जो एक जैसा ही होगा हर जगह पे, मतलब उसकी डेंसिटी, चार्ज जो डेंसिटी होगी वो क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। तो अब जो सवाल उठ रहा है वो किसके बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में। ये क्या होगा, इक्वल होगा या फिर अनइक्वल होगा, हर जगह पे अलग अलग होगा, ये सवाल है। क्लियर, दो बात है। तो एक बात पहले हम सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं रेगुलर शेप के। रेगुलर शेप में चार्जेस क्या है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और इरेगुलर शेप जस्ट लाइक ये देखो, इरेगुलर शेप है तो यहाँ पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसा होगा, वो डिपेंड कर रहा कि यहाँ पर अगर इतना पोर्शन में चार्ज अगर 10 कूलम है तो क्या यहाँ पर और बढ़ जाएगा, क्या यहाँ पर और भी बढ़ जाएगा, क्या, ये देखना चाह रहे हैं। तो फोकस हम किस पे करेंगे, चार्ज डेंसिटी पे। और ये किस पर आ रहा है, सरफेस पे आ रहा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये अनइक्वल हुआ, सॉरी ये इरेगुलर शेप हुआ, ये रेगुलर शेप हुआ। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में, फिर ये खुद ब खुद पता चल जाएगा। और इसका अगर आंसर मिल जाएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइटनिंग रॉड जो रहता है हमारे बिल्डिंग्स में, बिजली से, लाइटनिंग से बचाने के लिए वो शार्प क्यों बनाया जाता है, उसका एज शार्प क्यों होता है, इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। क्लियर हुआ, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको समझ लेंगे तो उसका दोनों का आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले वर्ड पकड़ते हैं डेंसिटी। इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि सरफेस चार्ज ही डेंसिटी नहीं होता है, लीनियर भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ये लीनियर वॉल्यूम वाला हम आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया तो सिर्फ यहाँ पर आइडिया बता दे रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हम लोग अगर जानते हैं सिंपल भाषा में कि डेंसिटी बराबर पढ़ते हैं मास बाई वॉल्यूम। क्लियर, मास बाई वॉल्यूम, इसको डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बाई वी। इसको पहले हम लोग रीड करना सीखते हैं। तो पहले रीड कैसे करेंगे, कोई भी रेशियो वाले टर्म को इसको बोला जाता है पर यूनिट, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग का मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये पढ़ने का तरीका हुआ। अगर ये आ गया अंदाज पढ़ने का तो आप देखो प्रेशर है, मान लो फोर्स बाय एरिया है, तो इसको पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, पढ़ सकते हैं ऐसे। किसी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो फोर्स बाय चार्ज दिया हो तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ पढ़ने से इसका डेफिनेशन पता चल जाएगा। हो गया, चलो अब इसका हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं। अब हम लोग इसको मीनिंग का समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है। सर ये ठीक है लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझाइए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम है, इसका ये क्या मतलब है, ये हमेशा कभी भी जब रेशियो में रहेगा तो ये जो फॉर्मूला है वो डिफाइन होता है, डिफाइन फॉर यूनिट टर्म, एक के लिए। कैसे, उसको देखते हैं। पहला वाला ये कंडीशन क्या है, देखो इसका मतलब है कि अगर V मीटर की वॉल्यूम है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। V मीटर क्यूब में मास कितना एग्जिस्ट कर रहा है, मास कर रहा है m एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब V मीटर क्यूब का है, उसके अंदर में मास कितना है, m है। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा, m बाई वी होगा। और यही 1m बाई वी किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर। तो बताओ डेंसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज द मास एग्जिस्ट इन 1 मीटर क्यूब।
1 मीटर क्यूब में जितना मास एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज नोन एज डेंसिटी। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये क्लियर हो गया। अब देखो ये अगर पढ़ ले रहे हो, यहाँ पे हम डिटेल इसलिए बता दे रहे हैं ना, बहुत फ़ायदा होगा आगे। देखो अगर हम लोग पढ़ते हैं सपोज ऐसे करके, I इज इक्वल टू पढ़े होंगे पहले Q/T, होता है कि नहीं होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो इसको पढ़ सकते हैं क्या? सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मीनिंग क्या समझेंगे, इसका क्या मतलब होगा वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड करंट, बोलते हैं ना। देखो अगर हम इसको लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा Q, तो 1 सेकेंड में कितना होगा Q/T, और यही तो करंट है। तो हम लोग बोलते हैं द चार्ज फ्लोइंग इन पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट, द चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड करंट, द चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड करंट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे शो किया जाता है? सिग्मा से। अब सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। देखो वहाँ मास डेंसिटी था, अब मास के जगह पे क्या आ गया था? चार्ज। पहले डेंसिटी लिखे थे मास बाय वॉल्यूम, तो दैट इज नोन एज मास डेंसिटी। अभी चार्ज डेंसिटी दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज बाय क्या आ गया? एरिया आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। और देखो Q/A अगर किसी स्फेयर का ले एरिया तो 4 क्या हो जाता है? R स्क्वायर। सिग्मा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इफ R का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, मतलब R बढ़ाने का मतलब उसका साइज को बढ़ाना, ठीक है। अगर R को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा, अगर R को अगर कम करेंगे तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्जेस होगा वो कम होगा, लेस होगा, डेंसिटी कम हो गया। डेंसिटी बताता है नंबर ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट, वो क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ गया ना तो लार्ज हो गया। तो अब समझ में आ रहा कि अगर ये अनइवन सरफेस जो बनाए थे, जितना नुकीलादार होगा, मतलब यहाँ पर का रेडियस, यहाँ पर का साइज कम है, तो यहाँ पर डेंसिटी भीड़ ज़्यादा होगा। देखो हो गया। लेकिन और थोड़ा फैलते जा रहा है तो देखो डेंसिटी थोड़ा कम हो रहा, गैप बढ़ रहा ना, गैप बढ़ रहा। क्लियर हो रहा बात को? जहाँ नुकीलादार है वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है, उसका डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। रीज़न क्लियर? साइज कम, डेंसिटी ज़्यादा। चलो, अब मुझे लग रहा है कि पूरा क्लैरिटी आ गई होगी। बस ये याद रख लेना, हो जाएगा। अब देखो, अब सवाल होता है कि लाइटनिंग रॉड जो है, लाइटनिंग रॉड जो है वो शार्प क्यों बनाया जाता है? कुछ त्रिशूल टाइप का होता है, देखो इस टाइप का, बिल्डिंग पे लगा दिया जाता है और इसको क्या कर दिया जाता है? अर्थेड कर दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जब कभी भी बिजली इस पर गिरेगा, मतलब चार्जेस आएगा, तो डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगा, नुकीलादार है तो डेंसिटी ग्रेटर हुआ, है ना, ये डेंसिटी ग्रेटर हुआ। और जैसे ही इससे कनेक्टेड रहेगा अर्थ से, तो ये सारा चार्जेस कहाँ चला जाएगा? अर्थ के अंदर। तो हमारा बिल्डिंग क्या रहेगा? सेफ रहेगा।